बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी नानी का बक्सा। आज घर छोड़ने से पहले तक मैं भी यही सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी झगड़ा हो, आखिर अपना घर भी कोई छोड़ता है। सच कहूं तो मेरा कल तक ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन रात भर मम्मी के बिस्तर पर सिमटी उनकी वो आधी सोई परछाई मुझे बेचैन करती रही। जितनी बार पानी पीने के बहाने उनके कमरे के सामने से गुजरा, वो हर बार जागती मिली, घुटनों को बाहों में समेटे सामने खाली दीवार को ताकती हुई। कमरे की उस मध्यम रोशनी में उन्हें किसी मूर्ति की तरह बैठा देख मैं वाकई परेशान हो गया था। वो हमेशा की तरह डांट लेती तो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चुप हो गई थी, बिल्कुल चुप, रुकी हुई किसी घड़ी की तरह, जिसकी आवाज तभी महसूस होती है जब वो अचानक बंद पड़ जाए। वो नाराज थी मुझसे, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था जब मैंने कोई गलती की हो, और गलती भी कहाँ की थी। मम्मी हर उस काम को गलती ही मानती थी जो उनकी इच्छा के बिना किया जाए। तेरे साथ वाले कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं और तेरा तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है, क्यों? मैंने उनकी ओर बिना देखे कहा, मुझे क्या पता क्यों नहीं आया, टेंशन क्या है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। 2 महीने से कह रहा है, हाँ मम्मी हो गया पेपर, हाँ मम्मी आएगा रिजल्ट, और उसके दोस्त से पता चलता है कि रिशु तो कंपटीशन में बैठा ही नहीं। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं दिया पेपर, व्हाट्स द बिग डील? नहीं बनना इंजीनियर तो ये बता दो ना, फिर क्या बनना है? मुझे नहीं पता, मैं झल्ला उठा, और प्लीज आप ये अपने सपने मुझ पर मत ला दो। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया, कसकर आंखें बंद कर ली। कई सालों से मेरे अंदर भरा गुस्सा आज फट पड़ा था। कुछ देर कमरे में चुप्पी छाई रही, फिर पीछे से माँ की आवाज आई, गलती हो गई मुझसे बेटा, पैदा करने से पहले तुझसे परमिशन लेना भूल गई। मैंने उनके कहे को नजरअंदाज कर दिया। चाहता तो कह देता कि जब आपने मुझको नानी माँ से जबरदस्ती दूर किया तब भी तो आपने मुझसे नहीं पूछा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही बैग उठाकर सीधे बस स्टैंड आ गया। टिकट टिकट मैडम, टिकट सर, टिकट टिकट। सामने से आते बस कंडक्टर की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। हड़बड़ाकर वॉलेट निकालते हुए मैंने कोटा से जयपुर का टिकट मांगा। मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए कि बस में बैठना जयपुर की यादों से जुड़ा था। जयपुर यानी मेरी नानी माँ का घर। बस अपने तयशुदा वक्त पर चल दी। खिड़की से आती ठंडी हवा की सरसराहट मुझे उस घर की याद दिला रही थी जो 5 साल पीछे मेरी यादों में ठहरा था, नानी माँ का घर। मेरा मन खुले आंगन में बिखरी यादें बीनने लगा। आंवले के मुरब्बों की गंध मेरी नाक में भर गई। आंखें मिचमिचा उठीं, जैसे रात को छत पर नानी की साड़ी के आंचल से छनता चांद देख लिया हो, कई रंगों से घिरा चांद। उन दिनों भोलू सारी रात गली में भौंकता था। झिंगुर की आवाजें सायरन सी सुनाई पड़ती। तब नानी मुझे अपने सीने से चिपकाए नए नए भगवान की कहानी सुनाती, जहां सुबह की नींद अलार्म क्लॉक से नहीं, मोर की बोली से खुलती, जहां की दोपहरें चिलचिलाती धूप नहीं, पौधों की गहरी हरी छांव समेटे होती। जयपुर के पास बसा वो छोटा सा कस्बा जहां कभी सबसे जरूरी इंसान था मैं। सिर्फ 5 साल का था जब मम्मी दिल्ली से मुझे नानी के घर ले आई। मेरा एडमिशन वहीं करा दिया गया। मेरे पापा दुनिया में नहीं रहे, ऐसा मुझे मेरी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने बताया था। मैं उस दिन खूब रोया, लेकिन नानी के पास इसकी भी अपनी कहानी थी। बोली, पापा कहीं नहीं गए, वो चांद को चिट्ठी देके लौट आएंगे।
फिर उन्होंने एक खास बक्से से पेन और कागज निकाला और मुझसे चिट्ठी लिखवाई। टेढ़े मेढ़े शब्दों से मैंने पापा को बचपन में खूब चिट्ठियां लिखी। उस वक्त नानी की हर बात सच लगती थी। मम्मी तो आधे से ज्यादा वक्त स्कूल में रहती थी। मैं नानी के साथ ही खेलता। मुझे नानी पूजा घर में लगे फोटो वाले भगवान जी जैसी दिखती। सफेद कलफ लगी साड़ी, ढीले बालों से घिरा चेहरा, कानों में झूलते ये लंबे लंबे कुंडल, लेकिन हाथ हमेशा सिलाई की मशीन पर व्यस्त। मैं कई बार कहता, इतना काम मत करो नानी, मैं बड़ा होके आपके सारे कपड़े सिल दूंगा। वो इस पे भी जी खोल के हंस देती। मुझे मम्मी के आसपास जितनी उदासी दिखती, नानी के आसपास उतनी ही जिंदगी। सच कहूं तो नानी और मेरा दिन मम्मी के स्कूल जाने के बाद शुरू होता। मैं और नानी कार्टून कैरेक्टर्स की तरह पूरे घर में दौड़ लगाते रहते। वो मेरे पीछे भागते हुए कभी छत पर आती, कभी स्टोर घर में। रिशु मुझे तंग मत कर, ला बिलौनी दे, छाछ बना दूं। रिशु लसौड़े के अचार की बरनी तूने खोली? ये गुलाल नहीं आलता है रिशु, पूरा चेहरा पोत लिया। रिशु मेरा इंच टेप कहाँ छुपाया तूने, बता दे, लेमन चूस दूंगी। इंच टेप यानी कपड़ों को नापने वाला नानी का सबसे प्रिय यंत्र, और सबसे खास उनका वो बक्सा, अनार के दानों जैसा लाल। गलती से भी छू लो तो नानी कैसे गोल गोल पकौड़े जैसी आंखों से मुझको घूरती थी। तब कई बार मन करता कि उस बक्से को एक बार खोल कर देख लूं कि आखिर उसमें ऐसा था क्या। मेरी नानी कोई साधारण नानी नहीं थी, वो कलाकार थी। सिलाई एक कला है, नानी के ये शब्द मैं हर दूसरे दिन सुना करता। वो एक बजते ही लाल धारियों वाली दरी बिछाती, उस पर 2 मशीनें जमाती, फिर हाथों को घुमा घुमा कर कपड़े को महसूस करने का हुनर सिखाती। वो उंगली उठाते हुए कहती, जिस तरह एक अच्छा दर्जी कभी पुराने नाप से कपड़े नहीं सिलता, उसी तरह एक रिश्ते में भी पुरानी शिकायतों का बोझ नहीं डालना चाहिए। ये सुनकर नानी को घेरे बैठे वो 10-12 बच्चों के मुंह अचंभे से खुल जाते और कमरा तालियों की गूंज से भर जाता। तब मैं छोटा था, नानी के कहे शब्द तो मुझे रट गए, लेकिन उनके पीछे का अर्थ मैं कभी नहीं समझ पाया। कमरे में बिखरे रंग बिरंगे कपड़ों के बीच बैठकर मैं दूसरे बच्चों की नकल करते हुए उन्हें ध्यान से सुनने का नाटक भर करता। वो जब कपड़े पर सर्र से कैंची चलाती तो मुझे वो जादू लगता। वो आंखें मीच कर जब कपड़े की क्वालिटी और फैब्रिक का पता लगा लेती तो हम सांस रोके बैठे रहते कि नानी का क्या फैसला होगा, कपड़ा कॉटन है या टेरिकॉट। मशीन पर निकलते हुए हर एक टांके पर उनकी उंगलियों की छुअन होती, जैसे वो मशीन नहीं, उनका चमत्कारी सुदर्शन चक्र हो। मम्मी ने तो कई बार मना किया कि क्या जरूरत है दिन रात आंखें फोड़ने की। ये सुनकर नानी का चेहरा जरा देर के लिए बुझ जाता, लेकिन उनकी दिनचर्या कभी नहीं बदली। शायद वो शुरू से जानती थी कि मम्मी जिद्दी हैं, और एक दिन ये मुझे भी पता लग गया। तब मैं 7th क्लास में था। एक दिन अचानक स्कूल से आते ही मम्मी ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। मेरे कपड़े, उनकी साड़ियाँ, सब कुछ। मैं इतना समझदार था कि पूछ सकूं कि आखिर क्यों, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मम्मी का ये भयंकर रूप शायद मेरी उस चिट्ठी का नतीजा है जो मैंने अपनी क्लास की लड़की को पकड़ाई थी। चिट्ठी में वही लिखा था जो बचपन में पापा को लिखता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मम्मी ने कान मरोड़ते हुए मुझे घर के बाहर खड़ा कर दिया। उस दिन नानी और मम्मी के बीच बहुत झगड़ा हुआ। आपके कारण ही इसकी इतनी हिम्मत हुई कि लड़कियों को लव लेटर बांट रहा है। महीने में 5 दिन तो स्कूल जाता है, बाकी दिन यहाँ बैठ के कैंची फिराता है। मम्मी लगातार बोले जा रही थीं और नानी चुप खड़ी थी। कुछ देर बाद वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मम्मी ने बैग्स के साथ मुझे भी उठाकर तांगे में पटक दिया। मैं रोता रहा, नानी मुझे कहीं नहीं जाना है, अब मैं किसी को चिट्ठी नहीं लिखूंगा, पापा को भी नहीं। तांगा आगे बढ़ने लगा, नानी पीछे छूटने लगी। उस दिन एक ऐसा सवाल था जो मैं नानी से नहीं पूछ पाया कि नानी अब मुझे सूती और टेरिकॉट के बीच का अंतर कौन सिखाएगा। कहते हैं कि जब आप अपनी बचकानी हरकतों पर हंसना सीख लें, यानी आप समझदार हो गए।
पिछले 4 घंटों में बस में बैठे हुए मैं अपने बचपन की यादों को एक बार फिर जी गया। आना चाहिए था गुस्सा, लेकिन मैं मुस्कुराने लगा। तभी झटके के साथ बस रुकी। जयपुर बस स्टैंड आ चुका था। कुछ वक्त बाद मैं नानी के घर के ठीक सामने था। आसपास के लोग मुझे ही घूर रहे थे। शायद सोच रहे होंगे ये वही रिशु है जिसने 7th क्लास में एक लड़की को लव लेटर थमाया था। मैंने उनकी नज़रों को पीछे ढकेला और किवाड़ पर लटकी सांकल खड़काई। अपने घर के खुले किवाड़ खटखटाना मुझे अजीब लगा। कोई आवाज़ ना आने पर मैं सीधे अंदर चला आया। कमरे में कुछ नहीं बदला था। एक कोने में ढकी हुई मशीनें, दूसरे कोने में नानी की चौड़े हत्थे वाली कुर्सी। मैंने धीमे से नानी को आवाज़ लगाई। फर्श पर कुछ सरसराहट हुई। नानी अपने लुजमुज शरीर के साथ उसी कुर्सी से उठने की कोशिश कर रही थीं। वो बहुत कमज़ोर दिख रही थीं। शायद इसलिए मैं उनको पहले नहीं देख पाया। मुझे लगा जैसे वो उसी कुर्सी का एक हिस्सा बन चुकी थीं। कौन? नानी की कांपती आवाज़ कमरे में गूंज गई। नानी? मैंने धीरे से कहा। उन्होंने गले में लटके चश्मे को आंखों पर चढ़ाते हुए सवाल दोहराया। कौन? मुझे रोना सा आ गया। क्या नानी को यकीन नहीं था कि मैं कभी लौटूंगा? फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। रिशु? रिशु है क्या? उनके चेहरे पर उभरे एहसास को मैं सटीक शब्द नहीं दे सकता। आखिर वो क्या था? खुशी, अचंभा, हैरानी या भीतर दबी हुई कोई टीस? मैंने आगे बढ़कर उनकी हथेली थाम ली। हिम्मत बटोर कर उठने की कोशिश करती हुई नानी फिर वहीं ढह गई। कुछ देर तक कमरे में चुप्पी छाई रही। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं, कि आप कैसे हो, या शिकायत करते हुए उनकी गोदी में सर रख दूं। कहूं आपने मुझे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया नानी? बाई जी आएगी अभी, खाना पीना वही देखती है। तूने कुछ खाया सुबह से? नानी बोली। घर से खा के चला था। मम्मी ने हरी मेथी के पराठे बनाए थे, मैंने कहा। नानी मुस्कुराते हुए बोली, गर्मियों में हरी मेथी? मैं कुछ झेप गया। वो आगे बोली, परेशान हो रही होगी, उसे एक फ़ोन कर ले। ये सुनते ही मैंने उन्हें गौर से देखा। अभी कुछ देर पहले जहां खालीपन था, उन झुर्रियों के बीच अब शरारती मुस्कान थिरक रही थी। मेरा झूठ पकड़ा गया। मैं कुछ असहज हो गया। मुझे यकीन हो गया कि माँ ने ज़रूर सबसे पहले नानी को ही फ़ोन लगाया होगा और मेरी बदतमीज़ी के किस्से रो रो के सुनाए होंगे। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा था, पछतावा हो रहा था। लग रहा था जैसे नानी के घर आकर कोई गलती कर दी हो। मुझे नानी के घर आए आधा घंटा बीत चुका था। मेरी नज़र सबसे पहले टेबल पर रखे फ़ोटो फ्रेम पर गई। मैं मम्मी की गोद में था और पीछे नानी उनके कंधे पकड़े खड़ी थी। यहाँ आने से पहले मुझे लगा था कि मैं नानी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी नानी। कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं। नानी मेरा साथ क्यों देने लगी? उन्होंने तो मेरा साथ उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन मम्मी मुझको ज़बरदस्ती यहाँ से खींचकर कोटा ले गई थी। मम्मी पर आ रहा गुस्सा अब नानी पर आने लगा। मेरे मन में गहरी चिढ़ ने जगह बना ली। नानी के प्यार को मेरे अंदर माँ के लिए उबलते गुस्से ने निगल लिया। वो फ़ोन की ओर इशारा करते हुए फिर बोली, कर ले फ़ोन, बता दे उसे कि तू ठीक है। क्यों बताऊं मैं? और आप भी उन्हीं के जैसे हो ना कभी मम्मी मुझे समझ सकी ना आप। ये सुनकर नानी के होठों पर खिंचाव आ गया। मैंने आगे कहा, गलती क्या है मेरी? यही ना कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहता हूं। अब मैं वो बच्चा थोड़े ना हूं जिसको उठाया और कहीं भी पटक दिया। उन्हें क्या पता कोटा में मैं अकेले सारा दिन कैसे रहता था। खुद तो स्कूल चली जाती थी। कहते हुए मेरी आवाज भारी हो गई। नानी अब भी चुप थी। मैं चाहता था वो कुछ बोलें। घर छोड़कर आते वक्त भी तो मैं बस यही चाहता था कि मम्मी बस एक बार प्यार से मुझको रोक लें, मेरे पास 5 मिनट बैठकर मुझे सुन लें। पापा को लेटर लिखेगा? नानी ने कहा तो मैंने नजर उठाकर उनको देखा। मन किया बोल दूं, नहीं जीने मुझको झूठी जिंदगी, नहीं खेलने आपके झूठे खेल।
लेकिन मैं बिना कुछ कहे बैग समेट कर उठ खड़ा हुआ। उनके कांपते हाथ टेबल के नीचे कुछ ढूंढने लगे। वही लाल बक्सा था। उसी में से तह किया हुआ कागज निकाला और बिना मेरी परवाह किए पढ़ना शुरू कर दिया। रिशु, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी माँ सिर्फ 22 साल की थी। वो मुझे अक्सर कहती थी कि वो एक बिगड़ैल मम्मी बनेगी और मुझे तुम्हारा कड़क पापा बनना होगा। ये हम दोनों के बीच एक गुपचुप वादा था। लेकिन मेरे जाने के बाद वो अकेली हो गई। उसे अब 2 किरदार निभाने थे। तुम्हारी मम्मी बने रहकर उसे तुम्हारा पापा भी बनना था। एक बिगड़ैल मम्मी किसी अलमारी में बंद होकर रह गई। उसे तो खुद नहीं पता कि कब बाकी जिम्मेदारियों की तरह तुम भी उसकी एक जिम्मेदारी बनकर रह गए। वो जिसे वो बिना गलती किए निभाना चाहती थी, चाहे ऊपर से कितनी भी सख्त दिखे, लेकिन तेरे बोलने से पहले तुझे सुनना सीख गई थी। प्यार से कहोगे तो वो तुम्हें जरूर समझेगी और कभी तुम उसको समझ लेना। रिश्ते ऐसे ही होते हैं ना, जरूरी तो साथ खड़े रहना है। कागज नानी के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। कमरे में फिर खामोशी थी, कई सवालों के शोर से भरी खामोशी। वो कागज पंखे की हवा से जमीन पर इधर उधर घूम रहा था। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। बाई जी थी। मुझे देखते हुए बोली, माताजी आज क्या बना लूं? आलू उबलने चढ़ा दे, रिशु को आलू पूरी पसंद है। कहते हुए नानी उठी। मेरी पीठ को सहलाते हुए वो आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़े होकर उन्हें बच्चों की तरह नन्हे नन्हे कदम भरते देखता रहा, जैसे वो अभी मुड़कर पूछेंगी, रिशु मेरे लाल धागे की गट्टी तूने छुपाई क्या? मुस्कुराते हुए मैंने जमीन पर उड़ता हुआ कागज उठाया। कागज खाली था। हम बच्चे अक्सर सोच ही नहीं पाते कि हमारे आने से पहले हमारे मम्मी पापा की भी कोई जिंदगी रही होगी। उनके नजरिए को जाने बिना बस उन्हें सही या गलत के डब्बे में कैद कर देते हैं। जैसे हम धीरे धीरे सीखते हैं, वैसे ही वो भी तो सीख ही रहे हैं। अगर मम्मी ने कुछ कह भी दिया तो नाराज होकर मेरा घर छोड़ना क्या ठीक था? मम्मी के साथ किए व्यवहार ने मुझे गिल्ट से भर दिया। ये सोचते हुए मेरे हाथ टेबल से झांकते नानी के उस बक्से की ओर बढ़ गए। हाथों में सनसनी दौड़ने लगी, आंखें रोमांच से भर गईं। धीरे धीरे बक्से का ढक्कन खोला। 1 इंच टेप के सिवा पूरा बक्सा खाली था। मैंने अंदर हथेली घुमाई, जैसे हाथ फेरने से जो चीज वहां नहीं है वो दिखने लगेगी। मन कुछ अनमना हो गया। ये कोई आम बक्सा नहीं था, ये मेरे बचपन की जादुई पहेली थी जो आज बेमतलब निकली। मैं हारा हुआ महसूस कर रहा था। मेरी उंगलियां बेमन से उस पुराने इंच टेप को घुमाने लगीं। आंखें एक नाम पर आकर रुक गईं। नानी ने रेशम के धागों से कढ़ाई करके उस इंच टेप पर मेरा नाम लिखा था। मैंने उसे पूरा खोलना शुरू किया। पलकें कुछ भारी हो गईं। वहां सिर्फ मेरा नाम ही नहीं बल्कि वो मेरे बचपन की भोली भोली यादों का पूरा नमूना था, एक मिनिएचर। उसके आखिर में काढ़ी हुई एक लाइन ने मुझे अचंभे में डाल दिया। रिश्ते सिलाई की तरह होते हैं और एक अच्छा टेलर कभी पुराने नाप से कपड़े नहीं सिलता। बचपन में सुनी इस लाइन का मतलब अब समझ आया था। पुरानी शिकायतों का बोझ मेरे और माँ के रिश्ते को कैसे बिगाड़ रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर एक नज़र नानी को देखा। वो बाई जी को समझाने में लगी थी कि पूरी का आटा कैसे गूंथते हैं, एकदम खादी की तरह कड़ा। वो रसोई में अपनी सिलाई क्लास खोले बैठी थी। मेरी नज़र कोने में रखी मशीन पर गई। लगा जैसे धूल भरा चेहरा लिए वो सिलाई मशीन मुझे देखकर मुस्कुरा रही हो। नानी, ये फैशन डिजाइनिंग कैसा रहेगा मेरे लिए? मेरे मुंह से अचानक निकले इस सवाल को सुनकर नानी ने गर्दन घुमाई। उनकी नज़रें अब भी फ़ोन पर अटकी थीं। मैंने मम्मी का नंबर डायल किया। सुबह उनको बिना बताए चला आया था, इसलिए उनसे अपने किए की माफ़ी मांगनी थी।
साथ में ये भी बताना था कि मुझे अब जवाब मिल गया है कि मुझे जिंदगी में आगे क्या करना है। बस इतनी सी थी ये कहानी।